रखेगा वो बच्चा और डाउट नहीं रखेगा अपने मन में। तो व्हाट इज लाइट रिएक्शन? द अनदर नेम ऑफ द लाइट रिएक्शंस आता फोटोकेमिकल फेज। ठीक है, व्हाई इट इज नोन एज फोटोकेमिकल फेज? फोटो मींस लाइट एंड केमिकल मींस certain chemical intermediates are formed during these reactions। ठीक है, कल मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी, मैंने आपको बोला था कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में रिएक्शन हो जाएगी, बट दैट विल नॉट हैपन इन केस ऑफ लाइट रिएक्शन। ठीक है, इट इज लेटर रिलेटेड विद द डार्क फेज। तो इसलिए मैं फिर से बता रही हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। याद रखेंगे आप कि लाइट रिएक्शंस को हम फोटोकेमिकल फेज कहते हैं, और इसमें पहली जो चीज होती है वो होती है लाइट की एब्जॉर्प्शन। ठीक है, लाइट एब्जॉर्प्शन किसने करना है? आपको पता है कि प्लांट की लीव्स जो है उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, और क्लोरोफिल पिगमेंट जो है उसने लाइट जो है उसको एब्जॉर्ब करना है। ठीक है बेटे, जब लाइट एब्जॉर्ब कर लेंगे तो उसके बाद वो कहता है कि उस लाइट की हेल्प से वाटर मॉलिक्यूल जो एक रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस में, उसकी स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, तो दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी H2O जो है उसका ब्रेकडाउन होगा फोटोन की प्रेजेंस में, और क्या बनेगा उससे? तो वो उसमें वो कहता है कि तीन चीजें बनती हैं। एक तो उसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, एक उसमें क्या बनते हैं? प्रोटॉन्स रिलीज होते हैं। ठीक है बेटे, प्रोटॉन्स के अलावा उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास H2O मॉलिक्यूल है तो इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन, फोटोन को आप डेजिग्नेट करते हैं, आपने फिजिक्स में सीखा हुआ है H न्यू से। ठीक है, यही है ना फोटोन को H न्यू, वेयर H इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, एंड फोटॉन्स जो है उसको हम पैकेट्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो उसके बाद H2O का ब्रेकडाउन होने के बाद हमारे पास H प्लस आयंस आएंगे, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और हमारे पास ऑक्सीजन गैस होगी। तो देखो उसमें से ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी, दो चीजें रह गई हमारे पास, एक हमारे पास प्रोटॉन्स रह गए हैं और एक अपने पास इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं। तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होनी है लाइट रिएक्शंस में वो है एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन। ठीक है, इसीलिए हमने इसके साथ यहाँ पे केमिकल वर्ड यूज किया है। ठीक है, लाइट की ट्रैपिंग के अलावा एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और वो कौन से हैं? एटीपी एंड NADPH। ठीक है बेटे, अब वो कहते हैं कि कोई भी लाइट रिएक्शन जहां पर होती है उसका एपरेटस कैसा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कहता है कि पर्टिकुलर लाइट रिएक्शंस जो है, ठीक है, उनको कैप्चर करने के लिए अलग अलग तरह के फोटो सिस्टम्स हैं। तो आप याद रखिए कि हमारे पास फोटो सिस्टम कितने तरह के हैं? दो तरह के फोटो सिस्टम है। ठीक है, कितने वेवलेंथ की लाइट वो एब्जॉर्ब करते हैं उसके हिसाब से उनके नेम रखे गए हैं। याद रखिए, फोटो सिस्टम 1 को हम P700 के नेम से जानते हैं, एंड फोटो सिस्टम 2 जो है उसको हम P680 के नेम से जानते हैं। वो आपको मैंने बताया था कि उनके ये नाम इसलिए पड़े हैं बिकॉज फोटो सिस्टम 1 जो है वो कितने नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है? 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है। एंड फोटो सिस्टम 2 कितने नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है? 680 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है बेटे, अब कहते हैं कि हर एक फोटो सिस्टम जो है उसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं। ठीक है, और इन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्या है? कई सारे पिगमेंट्स हैं। उसमें से एक पिगमेंट खास है जिसको हमने चीफ पिगमेंट बोला है, और इसके अलावा बाकी न्यूमरस पिगमेंट्स जो हैं उनको हमने क्या बोला है? एक्सेसरी पिगमेंट्स बोला है। और ये सारे के सारे पिगमेंट्स जो हैं वो प्रोटीन्स के साथ बाइंडेड है। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला है? ओवरऑल यूनिट्स को हमने लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस बोला है। तो याद रखिए, फोटो सिस्टम 1 के अंदर भी इस तरह के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, एंड फोटो सिस्टम 2 जो है उसके अंदर भी इस तरह की लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं। और एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या चीजें हैं? नंबर 1, उसके अंदर एक चीफ पिगमेंट है जो क्लोरोफिल ए होगा हमेशा, और दूसरा उसके अंदर एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं जो क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड होंगे। ओके बेटे, ये स्लाइड क्लियर है? अब देखो आगे हम पहुंच गए हैं। तो कहते हैं कि फोटो सिस्टम 1 एंड 2 के बारे में आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। फोटो सिस्टम 1 में 700 नैनोमीटर की लाइट हमेशा क्लोरोफिल ए के द्वारा एब्जॉर्ब की जाएगी, जबकि फोटो सिस्टम 2 में कितने वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब होगी? 680 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है बेटे, अब देखो उसके बाद वो आपको ये बताना चाहता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसकी शुरुआत कौन से फोटो सिस्टम से होती है? फोटो सिस्टम 2 से होती है। ठीक है बेटे, अब बताइए मुझे फोटो सिस्टम 2 कौन सा था? यस, फोटो सिस्टम 2 कौन सा था? P680। यस, वेरी गुड बेटे। ठीक है, फोटो सिस्टम 2 जो है वो P680 है। ठीक, तो अब देखो फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की शुरुआत होगी,
तो आपको पता है कि अगर वो P680 है तो इसका मतलब वो कितने वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करेगा, 680 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अब इमेजिन करिए कि फोटो सिस्टम 2 जो है उसके पास कितने वेवलेंथ की लाइट पहुंचती है, 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट पहुंचती है। ठीक है, और ये रेड लाइट के कॉरस्पॉन्डिंग होती है, और उससे क्या होता है, फोटो सिस्टम 2 में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब सभी स्टूडेंट सोच रहे होंगे ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए फोटो सिस्टम 2 के अंदर। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब लाइट्स जो है उसको लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेता है क्लोरोफिल पिगमेंट, तो उसके बाद एक रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को हम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कहते हैं, और उस दौरान प्रोटॉन्स भी रिलीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं। तो ये वही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो किसकी वजह से यहाँ पर आए हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की वजह से यहाँ पर आए हैं। ठीक है बेटे, पहले तो ये फोटो सिस्टम 2 में ऐसे ही पड़े हुए थे, पर जैसे ही इन्हें 680 नैनोमीटर की लाइट मिलती है, इन्हें तुरंत एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है और ये क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक वो अपनी ग्राउंड स्टेट में थे, पर एक्स्ट्रा एनर्जी मिलने की वजह से वो अपनी ग्राउंड स्टेट में ज्यादा समय तक नहीं बने रहते, और वो ग्राउंड स्टेट से अपने हायर ऑर्बिट्स में चले जाते हैं, जिन्हें हम उनकी एक्साइटेड स्टेट्स कहते हैं, जो हाईली अनस्टेबल स्टेट्स हैं। ठीक है बेटे, अब देखो जब इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अप हिल मूवमेंट करेगा, यानी ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। ठीक है, पर उसके बाद वो कहते हैं कि इस तरह का जो इलेक्ट्रॉन है जो एक्साइटेड स्टेट में है उसकी वो अनस्टेबल स्टेट है, तो इसका मतलब अगेन वो इलेक्ट्रॉन क्या करने की कोशिश करेगा, स्टेबल बनने की कोशिश करेगा, और स्टेबल बनने के लिए अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी जो उसे मिली हुई है उसको वो लूज करेगा। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे देखो, इस डायग्राम को देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो आपको उसने बताया हुआ है कि यहाँ 680 नैनोमीटर की लाइट आई, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग की वजह से पहुंचे थे, इनको जैसे ही लाइट मिली या फिर मूवमेंट करके यहाँ आ गए। ठीक है बेटे, अब वो कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इनका एक्स्ट्रा एनर्जी जो मिली है ना उसकी वजह से ये अनस्टेबल है, तो ये स्टेबल होना चाहते हैं। तो पहले तो ये अपहिल मूवमेंट करके यहाँ चले गए, पर अब वो अपनी स्टेबिलिटी ऑब्टेन करने के लिए फिर से थोड़ी थोड़ी एनर्जी क्या करेंगे, लूज करेंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी जो है वो किनको लूज करते हैं, वो प्राइमरी एक्सेप्टर्स को लूज करते हैं। ठीक है, व्हाट आर प्राइमरी एक्सेप्टर्स, प्राइमरी एक्सेप्टर्स आर द कैरियर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स के क्या है, वो कैरियर्स है। तो देखो यहाँ पे अलग अलग तरह की प्राइमरी एक्सेप्टर्स आपको दिखाए गए हैं। फर्स्ट प्राइमरी एक्सेप्टर यहाँ पे कौन सा है, पी क्यू का मतलब यहाँ पे प्लास्टोक्यूनॉन से है। ठीक है बेटे, बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है पीछे, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के, वहां पे उसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है। PQ का मतलब है प्लास्टोक्यूनॉन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुंचेंगे, जो कि क्या है, प्लास्टोक्यूनॉन है। ओके बेटे, तो उसके बाद वो कहता है कि प्लास्टोक्यूनॉन जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम के लिए ठहरेंगे, पर वो उसको मुफ्त में नहीं ठहराएगा। कल भी मैंने आपको बताया था, वो क्या करेगा, उससे सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन के पास काफी एनर्जी है, वो थोड़ी सी एनर्जी प्लास्टोक्यूनॉन को दे देंगे, और कुछ टाइम वहां ठहरने के बाद वो अगले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाएंगे, जो कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये एक तरह का प्रोटीन होता है, वहां पे भी कुछ टाइम के लिए रुकते हैं और उसको भी थोड़ी सी एनर्जी देते हैं, और उसके बाद फिर वो कहाँ चले जाते हैं, प्लास्टोसाइनिन के पास चले जाते हैं, और प्लास्टोसाइनिन जो है उसको भी एनर्जी देते हैं। तो आप देखो 3 जगह पे वो अपनी एनर्जी डोनेट कर चुके हैं, इसका मतलब जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी उनके पास थी वो लगभग खत्म हो चुकी है। और वो कहता है कि एक्स्ट्रा एनर्जी खत्म होने के बाद अब वो सीधे जाके किस में फॉल कर जाएंगे, फोटो सिस्टम 1 में फॉल कर जाएंगे, जो कि P700 है। ओके बेटे, अब सब बच्चे सोच होंगे कि इन एक्सेप्टर्स ने जो एनर्जी रिसीव की है उसका इन्होंने क्या किया होगा। तो जो ये एक्सेप्टर्स जो है इन्होंने जो एनर्जी ली है उसकी हेल्प से वो क्या बनाते हैं, ATP मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी जो इनके पास आई थी, जो इलेक्ट्रॉन से इनको मिली थी एक्स्ट्रा एनर्जी, वो इन्होंने ATP मॉलिक्यूल बनाने में इस्तेमाल कर ली। तो याद रखिए कि यहाँ तक 1 ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई है, वो P700 में पड़े हुए हैं। अब क्या होता है, अचानक से सनलाइट में से कितने वेवलेंथ की लाइट ये फोटो सिस्टम रिसीव करता है, 700 नैनोमीटर की। तो 700 नैनोमीटर की लाइट मिलते ही वो इलेक्ट्रॉन्स जो पूरे तरीके से अपनी एनर्जी लूज कर चुके थे, वो एक बार फिर से ज्यादा एनर्जी रिसीव कर लेते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटेड होके फिर से एक बार अपहिल मूवमेंट करते हैं, फिर प्राइमरी एक्सेप्टर्स के पास पहुंचते हैं। तो यहाँ पे उनका पहला प्राइमरी एक्सेप्टर कौन सा है, फेराडॉक्सिन है। ठीक है बेटे, फेराडॉक्सिन भी एक प्रोटीन का नेम है। तो वो इनको यहाँ पे रिसीव करता है और इनसे कुछ एनर्जी यहाँ पे ले लेता है। उसके बाद कहता है कि लास्ट में वो कौन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुंचते हैं, NADP के पास पहुंचते हैं। ठीक है,
तो ये NADP जो है इनको रिसीव तो करता है, और रिसीव करने के बाद इनको पूरी जितनी भी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन में होती है वो सारी ले लेता है। इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका यहाँ पे एडिशन हो जाता है NADP के पास, और NADP जो है वो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रिड्यूस होके क्या बन जाता है, NADPH बन जाता है। और NADP को NADPH बनाने में एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसका नेम है NADP रिडक्टेज। ठीक है बेटे, तो अब देखो आपको मैंने ये बताया था कि जब P680 से P700 तक का सफर इलेक्ट्रॉन्स ने अपना रखा है तो उस दौरान एक ATP मॉलिक्यूल बना था, और उसके बाद जब P700 से NADP के पास फाइनली इलेक्ट्रॉन जाके एक्यूमुलेट हो गए तो उस दौरान क्या बना, एक NADPH बना। यानी ओवरऑल इस रिएक्शन के अंदर लास्ट में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं। ठीक है, और फिर से फोटो सिस्टम जो सेकंड है जिसे P680 कहते हैं, उससे फिर से एक नई शुरुआत होती है नए इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ठीक है, पुराने इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे खत्म हो गए, इसीलिए वो कहते हैं कि इस तरह की जो फोटोफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है, ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन वर्ड यहाँ पे लाइट रिएक्शन के लिए यूज किया गया है, इसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन जहां से शुरू हुआ होता है वहां द्वारा नहीं पहुंचता, लास्ट में उसे NADP जो है वो अपने ऊपर एक्यूमुलेट कर लेता है और वो वहां पे कंज्यूम हो जाता है और उसकी वजह से एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है बेटे, पूरा इलेक्ट्रॉन का पाथवे देखिए, पहले इलेक्ट्रॉन ने अपहिल मूवमेंट की, फिर उसने डाउनहिल मूवमेंट की, फिर अपहिल मूवमेंट की। ठीक है, तो आपको एक Z अल्फाबेट की शेप का आपको उसका पाथवे नजर आता है, इसीलिए हम इसको Z स्कीम भी कहते हैं फोटोसिंथेसिस की, और इट इज ऑल्सो नोन एज Z स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस और फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके बेटे, यहाँ पे देखिए आपको उसने बताया है कि फर्स्ट जब तक वो P700 तक पहुंचेंगे तो एक ATP मॉलिक्यूल बनेगा, और जब P700 से NADP के पास पहुंचेंगे तो एक NADPH बनेगा। यानी ओवरऑल रिएक्शन में एक ATP और एक NADPH जो है वो बन चुका है। ओके बेटे, अभी ये क्लियर है सभी बच्चों को? यस, एनी प्रॉब्लम? यस बेटे, एनी प्रॉब्लम? NADP वाला दोबारा बता दो। देखो बेटे, यहाँ पे जब पुराना इलेक्ट्रॉन था जो फोटो सिस्टम 2 में से आया था ना, वो यहाँ पे सारी एनर्जी लूज करके पड़ा हुआ था। ठीक है, तो उसको फिर वो कहते हैं कि सनलाइट जो है उसमें से कितने वेवलेंथ की लाइट यहाँ पर आती है, 700 नैनोमीटर की आती है, और ये पुराना इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी लगभग खत्म हो गई थी उसको फिर से एक बार नई एनर्जी मिल जाती है 700 नैनोमीटर। ठीक है, तो वो फिर से एक्साइटेड हो जाता है और फिर से वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, यानी अपहिल मूवमेंट करता है। ठीक, फिर उसके पास वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के पास पहुंचता है, तो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसका कौन सा है, फेराडॉक्सिन है। ठीक है बेटे, फेराडॉक्सिन से के पास कुछ टाइम रहने के बाद फिर वो सेकंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुंचता है जो कि NADP है। ठीक है, ये तो उसके एंजाइम का नाम लिखा है हमने, यहाँ पे देखिए NADP है, और NADP के पास जाके इलेक्ट्रॉन फाइनली एक्यूमुलेट हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि आगे कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है, तो यहीं पे हमेशा के लिए रुक जाता है और सारी एनर्जी उसकी किसको मिल जाती है, NADP को मिल जाती है। तो इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन होने की वजह से, ठीक है, यहाँ रिडक्शन हो जाता है NADP मॉलिक्यूल का और ये NADPH बन जाता है, और इस रिडक्शन रिएक्शन में एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है एंड दैट इज NADP रिडक्टेज। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन यहीं पे खत्म हो गया, आगे कहीं नहीं गया, तो इसीलिए इस तरह की फोटोफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन को हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि जिस फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन आया था उसके पास वो द्वारा नहीं पहुंच सका है, वो लास्ट में NADP के द्वारा कंज्यूम कर लिया गया। ओके बेटे, अब एक चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है, अब सब बच्चे सोचे होंगे कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन फिर बार बार कैसे होती होगी, अगर सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लास्ट में NADP कंज्यूम कर लेता है तो फिर से ये P680 के पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते होंगे। ठीक है बेटे, तो हमेशा याद रखिए कि P680 के पास जो कॉन्टिन्यूस सप्लाई है इलेक्ट्रॉन का वो कौन सी रिएक्शन से आता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की वजह से आता है। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि प्लांट ने एक बार फोटोसिंथेसिस कर ली तो उसके बाद प्लांट काफी समय के लिए चुपचाप बैठा रहेगा, ऐसे नहीं होता। ठीक है, हर दिन जो है फिर से वो कहते हैं कि सनराइज करना है और हर दिन प्लांट ने क्या बनाना है, फूड बनाना है, ऐसा ही है ना। ये थोड़ी एक बार उसने फूड बना लिया अब 1 महीने का आराम कर लेगा एंड फिर फूड बनाएगा, ऐसे नहीं होता। तो हर दिन जो है वो फूड बनाता है, तो इसीलिए वो कहते हैं कि हर दिन ये रिएक्शन होती है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर वाली, और उसी की वजह से P680 के पास कभी भी इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी शॉर्टेज नहीं होती, उसको इलेक्ट्रॉन हमेशा इस रिएक्शन से मिलते रहते। ओके बेटे, क्लियर है? अब देखो एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बताने जा रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी तक मैं आपको ये बोलते हुए आ रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं
वो किसके पास पहुंचते हैं, अपने प्राइमरी एक्सेप्टर्स के पास पहुंचते हैं जो अलग अलग तरह के प्रोटीन्स है। ठीक है बेटे, अब इस रिएक्शन पे ध्यान दो जरा। देखो वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होने के बाद हमें 2 प्रोटॉन्स मिले थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले थे और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिला था, यही था ना। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो यहाँ से रिलीज हो गया था, मैंने आपको बताया। ठीक है, अब मैं इलेक्ट्रॉन की भी बात करी जा रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करके ऐसे करके यहाँ पहुंच गए। अभी तक मैंने प्रोटॉन के बारे में कुछ नहीं कहा आपको। ठीक है, पर याद रखिए कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो अलग अलग प्राइमरी एक्सेप्टर्स के पास पहुंचते हैं, वो अपने आप नहीं पहुंचते। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की एक सवारी है जिसके ऊपर सवार करके वो पहुंचते हैं इन प्राइमरी एक्सेप्टर्स के पास। ठीक है बेटे, तो इनकी सवारी यहाँ पे कौन सी है, प्रोटॉन्स है। ठीक है, तो याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन्स को जब भी अपने प्राइमरी एक्सेप्टर्स के पास पहुंचना है तो वो अपने आप नहीं जाते हैं, पैदल नहीं जाते हैं, किस पे सवार होके जाते हैं, प्रोटॉन्स पे सवार होके जाते हैं। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के क्या है, कैरियर्स है। ठीक है बेटे, ये चीज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उसके बाद हम एक थ्योरी डिस्कस करेंगे, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बताया हुआ है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स पे सवार होकर अपने प्राइमरी रिसेप्टर्स के पास पहुंचते हैं। ठीक है, यहाँ तक याद रहेगा सारा कुछ। आगे चले, हाँ जी बोलिए, आगे चले बेटे। यस मैम। ओके बेटे, यस मैम। ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के बारे में उसने बताया हुआ है। तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो हमारे पास फोटो सिस्टम 2 के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अगेन एंड अगेन वो इलेक्ट्रॉन्स हम क्या देखते हैं, रिप्लेस होते रहते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन वहां से फोटो सिस्टम 2 में से यानी P680 में से गया और P700 से पास होके NADP के पास पहुंच गया, खत्म हो गया। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि फोटो सिस्टम 2 फिर से नए इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, तो ये नए इलेक्ट्रॉन बार बार उसके पास कहाँ से आ रहे हैं, तो कहते हैं कि इसमें एक रिएक्शन इन्वॉल्व है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। और ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो रिएक्शन है ये फोटो सिस्टम 2 से रिलेटेड है। ठीक है बेटे, सभी बच्चों को अब अच्छे से लर्न हो चुका है कि फोटो सिस्टम 2 P680 है और वो कितने नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है, 680 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है। तो अच्छे से अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो रिएक्शन है वो सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम से रिलेटेड है, एंड दैट इज फोटो सिस्टम 2। ठीक है बेटे, तो फिर देखो रिएक्शन के दौरान वाटर स्प्लिट होगा, वाटर स्प्लिट होने के बाद हमें 2 प्रोटॉन मिलेंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलेगा। ठीक है, और साथ में हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, जितने हमें प्रोटॉन मिले हैं उतने ही हमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं H2O जो है मॉलिक्यूल लेके उससे शुरुआत करती हूँ तो इसका मतलब मुझे 2H+ मिलेंगे, 2 ही मुझे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिल जाएगा। और अगर मैं 2H2O लेके शुरुआत करती हूँ तो उस केस में मुझे 4H+ मिल जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे एंड 1 कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मिलेगा। ठीक है बेटे, वो तो आपको बैलेंसिंग वाला आपको मालूम ही है, अपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने के तरीके। ठीक है, अब देखिए इसमें वो कहता है कि जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वो वही ऑक्सीजन गैस है जो फोटोसिंथेसिस के बाय प्रोडक्ट के रूप में हम देखते हैं और वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाती है। ठीक है, उसका यहाँ कोई चक्कर नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फोटो सिस्टम 2 से आपने देखा है कि जनरेट हुए थे और फोटो सिस्टम 1 के पास चले गए, फोटो सिस्टम 1 में वो जाके आगे कंज्यूम हो गए और उसके बाद फिर से वो कहता है कि फोटो सिस्टम 2 अगली बार की रिएक्शन के लिए फिर इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन फिर से इसी रिएक्शन से उसके पास आते हैं। ठीक है बेटे, यहाँ पे देखो मैंने आपको रिएक्शन करके बताई हुई है। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है और वो रिएक्शन जो है वो लाइट की प्रेजेंस में होगी, इसीलिए इसको फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बोला गया है। ठीक है, लाइट की रिएक्शन में, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और वाटर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं, हमें 2 प्रोटॉन मिलते हैं, हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और हाफ मॉलिक्यूल हमें किसका मिलता है, ऑक्सीजन का मिलता है। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं, 2H2O कर दूं तो ये प्रोटॉन मेरे पास 4 हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स भी मेरे पास 4 हो जाएंगे, यहाँ पे कंप्लीट मॉलिक्यूल मुझे ऑक्सीजन का मिलेगा। ओके बेटे, उसके बाद देखो यहाँ पर उसने थोड़ा सा हमें और बताया हुआ है, वही चीज है अगेन, ज्यादा नहीं टाइम लूंगी मैं इसमें। देखो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस फ्रॉम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर की फोटोलाइसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होती है। एनर्जी इज नीडेड टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर कंपाउंड्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कहते हैं कि आगे जो है लाइट रिएक्शंस तो कंप्लीट हो जानी है, लाइट रिएक्शंस के बाद डार्क रिएक्शंस में क्या होना है, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसको बनाने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है और वो एनर्जी कब मिलेगी, जब लाइट रिएक्शंस के दौरान ATP और NADPH बन जाएंगे। ठीक है बेटे, ये वही चीज उसने द्वारा लिखी है
कि लाइट रिएक्शंस जो होती हैं वो लाइट एनर्जी को यूज करती हैं और उससे क्या बनाती हैं, एटीपी बनाती हैं। और उसके बाद वो कहता है कि वाटर की स्प्लिटिंग भी होती है और उसकी वजह से हाइड्रोजन आयंस रिलीज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको उसने कंप्लीट रिएक्शन दिखाई हुई है फोटोसिंथेसिस की, जो यहाँ लाइट रिएक्शंस में नहीं होनी, ये डार्क रिएक्शंस में होनी है बाद में। ठीक है, तो वो उसने बताया हुआ है कि 6 मॉलिक्यूल्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड के एंड वाटर के कंबाइन करेंगे एंड C6H12O6 एंड 6 मॉलिक्यूल हमें ऑक्सीजन के जो है मिलेंगे लास्ट में। ठीक है, वही चीज द्वारा बताई है। अब देखो हम सीधे आ गए हैं फॉस्फोराइलेशन टॉपिक पर। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन वर्ड का क्या मतलब है, तो उसमें उसने बताया, कहता है कि किसी भी तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनके अंदर एक अवेलेबिलिटी होती है कि जो भी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनको ऑक्सीडाइज करके वो उनके बॉन्ड्स में प्रेजेंट जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, तो अगर हम प्लांट्स को ये कहते हैं कि भी प्लांट्स जो है वो सबके लिए फूड बनाते हैं, ठीक है, तो क्या वो फूड प्लांट खुद नहीं यूज करते, तो उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है अगर वो खुद नहीं यूज करते तो। ठीक है बेटे, तो याद रखेंगे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो ऑटोट्रॉप है चाहे वो हेटरोट्रॉप्स हैं, ठीक है, तो उनमें वो कहता है कि जब भी उनकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं और उनमें एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो हम एटीपी या NADPH के नाम से जानते हैं, वो सारे एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एनर्जी स्टोर जरूर करके रखते हैं, पर जब भी उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को जरूरत होती है तो फिर उन एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और उनकी बॉन्ड्स में प्रेजेंट ये एनर्जी रिलीज हो जाती है और इसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें उसने आपको बताया है कि अगर हम एटीपी की बात करते हैं तो एटीपी के अंदर जो एनर्जी है वो उसके केमिकल बॉन्ड्स के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए, द प्रोसेस थ्रू विच एटीपी इज सिंथेसाइज्ड बाय सेल इज नेम्ड एज फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन टर्म का क्या मतलब है, वो प्रोसेस जिसके जरिए सेल जो है वो एटीपी प्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है बेटे, नॉट ओनली एटीपी बट अनदर एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स आल्सो। ठीक है, सिर्फ एटीपी ही नहीं, बाकी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स का भी अगर सेल फॉर्मेशन करता है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन। अब देखो, फोटो फॉस्फोराइलेशन वर्ड का क्या मतलब है, एटीपी तो प्रोड्यूस होने हैं, यानी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स तो प्रोड्यूस होने हैं, पर किसकी प्रेजेंस में होने हैं, लाइट की प्रेजेंस में होने हैं, इसीलिए हमने फॉस्फोराइलेशन टर्म के साथ फोटो फॉस्फोराइलेशन टर्म लगा दी। ठीक है बेटे, फोटो फॉस्फोराइलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, 10th क्लास में जब भी आपको बताते होते थे कि एटीपी का जब ब्रेकेज होता है तो हमेशा उससे क्या बनते हैं, एडीपी बनते हैं और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनते हैं। ठीक है, एक फॉस्फेट निकल जाएगा ना इसमें से, तभी तो ये एडिनाइन डाइफॉस्फेट रह जाएंगे। ठीक है, पहले ये क्या था, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट था, अब देखो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट रह गया, इसका मतलब एक फॉस्फेट उसमें से अलग हो गया। अगर मैं इसको भी आगे ब्रेक कर दूं एडीपी को, तो मुझे क्या मिलेंगे, यहाँ पर AMP मिलेंगे और एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो एडिनाइन मोनोफॉस्फेट, देन एडिनाइन डाइफॉस्फेट एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके बेटे, यहाँ पे देखो उसने आपको फोटोफॉस्फोराइलेशन का जनरल कंसेप्ट आपको समझाया हुआ है कि एटीपी जो है वो कैसे बनते हैं, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है उसके कंबाइन करने से एटीपी बनते हैं। ठीक है, और वो कहता है कि पूरा का पूरा रिएक्शन जो है, ठीक है, वो सर्टेन फोटो सिस्टम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे उसने आपको फोटो सिस्टम 1 दिखाया है, दैट इज P700। ठीक है, देखो P700 कितने वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है बेटे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़े हुए हैं, सभी बच्चों को मालूम है इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही 700 नैनोमीटर की लाइट मिलेगी वो तुरंत अपहिल मूवमेंट करेंगे और एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, पर वो उनकी अनस्टेबल स्टेट है इसलिए वापस आएंगे। सबसे पहले किसके पास, पैराडॉक्सिन के पास, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस के पास, फिर प्लास्टोसाइनिन के पास, और फिर उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो फिर से फोटो सिस्टम 1 में ही चले जाएंगे। ठीक है बेटे, अब सोचो कि यहाँ पर मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 से ही शुरू हुए थे और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स में से पास होके फिर से फोटो सिस्टम 1 में चले गए हैं, तो यकीनन ये नॉन फोटो फॉस्फोराइलेशन तो है नहीं। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ फोटो फॉस्फोराइलेशन इज नोन एज साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है बेटे, तो आप इतना याद रखेंगे कि फोटो फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस 2 तरह की हैं, नंबर 1 नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन एंड नंबर 2 साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। फिर से सुनेंगे ध्यान से,
नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है उसकी शुरुआत कौन से फोटो सिस्टम से होती है, अभी हम पढ़ के आए हैं, दैट इज फोटो सिस्टम 2 विच इज P680। एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की शुरुआत किससे होती है, फोटो सिस्टम 1 से होती है, एंड दैट इज P700। ठीक है बेटे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की खास बात ये है कि उसके अंदर एक फोटो सिस्टम नहीं, दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। P680 से हम शुरुआत करते हैं, फिर अलग अलग इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स में से पास होकर इलेक्ट्रॉन P700 के पास चला जाता है, और लास्ट में कौन उसे रिसीव करता है, NADP रिसीव करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वहीं पे खत्म हो जाता है, इसीलिए हमने उसको नॉन साइक्लिक बोला था। पर यहाँ पे एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है, देखो P700 में से इलेक्ट्रॉन आया और वापस घूम फिर के फिर P700 के पास ही आ गया, इसलिए सर्कुलर मूवमेंट किया है उसने यहाँ पर, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है बेटे, तो दो चीजें आपको पता लगी कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की शुरुआत फोटो सिस्टम 2 से होती है, जबकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की शुरुआत किससे होती है, फोटो सिस्टम 1 से होती है। दूसरी बात, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है उसके अंदर दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, P680 एंड P700, जबकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, और वो कौन सा है, P700। ठीक है बेटे, अब आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन अपने इतने सारे इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स में से पास होके जाएगा तो सबको थोड़ी थोड़ी सी एनर्जी देगा ना। इसका मतलब अगर नॉन साइक्लिक में यहाँ पे एटीपी बने थे, इसका मतलब यहाँ पे भी एटीपी बनेंगे। ठीक है बेटे, अब देखो एक दोनों के अंदर एक बड़ा डिफरेंस हमें नजर आ रहा है। देखो साइक्लिक वाले के अंदर आपको कहीं पे भी NADP नहीं नजर आ रहा, ठीक है, वहां पे आपको NADP नजर आ रहा था नॉन साइक्लिक में। इसका मतलब अगर हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर NADP नहीं होता। ठीक, इसका मतलब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में सिर्फ ATP मॉलिक्यूल ही बनेंगे। पर अगर हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करते हैं, ठीक है, ये देखो, तो उसके अंदर ATP भी बने थे यहाँ पर, और लास्ट में यहाँ पे क्या बने थे, NADPH भी बना था। इसका मतलब ATP और NADPH दोनों बने थे नॉन साइक्लिक में, जबकि साइक्लिक जो है उसके अंदर सिर्फ क्या बनता है, ATP बनता है, और इलेक्ट्रॉन जहां से शुरू होता है वहीं पे वापस आ जाता है, इसीलिए उसको साइक्लिक होता है। ठीक है बेटे, क्लियर है ये चीज इतनी? हाँ जी, आप किसी स्टूडेंट को डाउट है? हाँ जी, क्या चल रहा है मन में, डाउट ही डाउट है कहते हैं, डाउट ही डाउट है। चलो हाँ जी, चलो बेटे, कहाँ से पता नहीं लगा, बताओ कहाँ से नहीं पता लगा, बताइए। नॉन साइक्लिक समझ आ गया कि नहीं आया, नॉन साइक्लिक वाला? यस बेटे, नॉन साइक्लिक आ गया समझ में? साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में क्या डिफरेंस है ये पता लगा? यस मैम। देखो देखो बेटे, दो टर्म्स मैंने यूज की हैं, एक मैंने सिंपल वर्ड यूज किया आपके सामने, फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो एक डिक्शनरी मीनिंग क्या है वर्ड फॉस्फोराइलेशन का, सिंथेसिस ऑफ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अगर फॉस्फोराइलेशन का मतलब सिंथेसिस ऑफ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, इसका मतलब दो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है हमारे पास, ATP और NADPH। ठीक, अब मैं उसके साथ एक वर्ड ऐड कर देती हूँ, फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसका मतलब एनर्जी रिच मॉलिक्यूल तो बनेंगे, पर किसकी प्रेजेंस में बनेंगे, लाइट की प्रेजेंस में बनेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको फॉस्फोराइलेशन को क्या बोल दिया, फोटोफॉस्फोराइलेशन बोल दिया। फिर मैंने आपको ये कहा कि फोटोफॉस्फोराइलेशन दो तरह की है, एक साइक्लिक है और एक नॉन साइक्लिक है। ठीक है, तो नॉन साइक्लिक वही है जिसको हमने अभी डिस्क्राइब किया आपके सामने, जैसे हमने Z स्कीम बोला है फोटोसिंथेसिस की, वो नॉन साइक्लिक है। ठीक है, तरीका दोनों का एक ही है, दोनों में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होने हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स में से पास होने हैं, और एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बनने हैं। पर दोनों में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि जो नॉन साइक्लिक है ना, उसके अंदर दो फोटो सिस्टम है, P680 से शुरुआत होती है, P700 भी है, और P700 का लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, NADP है, जो इलेक्ट्रॉन को फाइनली रिसीव करके NADPH बन जाता है। ठीक है बेटे, तो P680 से जब वो P700 तक पहुंचते हैं तो एक ATP बन जाता है, और जब P700 से NADP के पास पहुंचते हैं NADPH बनने के लिए, तो एक NADPH भी बन जाता है, यानी हमें एक ATP मिला और एक NADPH मिला।
कौन सी वाली फॉस्फोराइलेशन में? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है बेटे, पर कहता है कि अगर इसकी जगह पे, नॉन साइक्लिक की जगह पे ये साइक्लिक होती तो सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम होना था उसमें, और वो कौन सा होना था? P700। ठीक, और उसने 700 नैनोमीटर की लाइट रिसीव करनी थी, इलेक्ट्रॉन्स ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स में से पास होना था। तो P700 से शुरू हुए थे इलेक्ट्रॉन, जब उनकी एनर्जी खत्म हो जानी थी उन्होंने फिर से P700 पे गिर जाना था। ठीक है बेटे, तो देखो बार बार क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन शो कर रहे हैं, और अलग अलग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के पास पहुंचते हैं, और कहता है कि जिन भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के पास पहुंचते हैं तो सिर्फ क्या बनाते हैं? एटीपी ही बनाते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे पाथवे में हमें कहीं पे भी NADP नहीं नजर आ रहा, और ना ही इस फोटो सिस्टम के अंदर NADPH रिडक्टेज एंजाइम होता है। ठीक है, ना आपको NADP नजर आ रहा है साइक्लिक में, ना आपको NADP रिडक्टेज एंजाइम नजर आ रहा है। इसका मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन मोशन शो करेंगे तो वो सिर्फ एटीपी बनाएंगे। तो अपने माइंड में अच्छे से आप फिट कर लें कि नॉन साइक्लिक में एटीपी और NADPH दोनों बनते हैं, और साइक्लिक में सिर्फ एटीपी बनते हैं। ठीक है बेटे, ये क्लियर है? देखो यहाँ पे डायग्राम, देखो एक डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिखा है तुम्हारे लिए। अगर मेरे पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, अगर मेरे पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम उसको। देखो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ओनली फोटो सिस्टम 1 इज इन्वॉल्व। ठीक है बेटे, तो अगर मैं कह रही हूँ फोटो सिस्टम 1 है, इसका मतलब P700 है, और मैं कह रही हूँ कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दोनों फोटो सिस्टम है। ठीक है, P680 भी है, P700 भी है। अब कहता है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में वाटर नहीं रिक्वायर्ड होता। ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से आते हैं। ठीक, अब वो कहता है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व, क्योंकि फोटोलाइसिस यहाँ पे होता ही नहीं है, मैंने आपको बताया वो नॉन साइक्लिक से रिलेशन रखता है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन जो है वो भी फोटोलाइसिस के दौरान ही रिलीज होनी है ना, तो फिर साइक्लिक में तो कभी भी नहीं ऑक्सीजन इवॉल्व होगी, इसमें इवॉल्व होगी नॉन साइक्लिक। ठीक है बेटे, फिर कहते हैं कि NADPH इज नॉट सिंथेसाइज्ड, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में NADPH नहीं बनता क्योंकि NADP रिडक्टेज एंजाइम ही नहीं है, और नॉन साइक्लिक जो है उसके अंदर NADP रिडक्टेज एंजाइम है, इसलिए NADPH बनता है। ठीक है, फिर कहता है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है यूज्ड टू प्रोड्यूस एडिशनल ATP इन ऑर्डर टू मीट द सेल एनर्जी डिमांड। इसके अंदर सेल की जितनी भी एनर्जी रिलेटेड डिमांड्स है उसको सिर्फ और सिर्फ कौन सेटिस्फाई करती है? ATP सेटिस्फाई करती है। जबकि यहाँ पर वो कहता है कि पूरी की पूरी रिएक्शन जो है उसके अंदर ATP और NADPH दोनों ही होते हैं, और इस तरीके से वो ATP और NADPH जो है वो फिर सेल की जो अदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, जो बायोसिंथेटिक फेज है, उसके लिए वो यूज होते हैं एनर्जी रिच प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि लाइट रिएक्शंस के जो ATP और NADPH प्रोडक्ट होंगे वही फिर बाद में जो डार्क फेज है फोटोसिंथेसिस का, जिसको हम बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं, उसमें यूज होंगे। ठीक है बेटे, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी बच्चे को? नॉन साइक्लिक बिल्कुल क्लियर है? यस बेटे, नॉन साइक्लिक बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? मैं यहाँ से आगे तभी प्रोसीड करूंगी जब सारे बच्चे बोलेंगे कि ये क्लियर है, नहीं तो ये कई दिनों तक तुम्हें करवाया जाएगा जब तक कि तुम्हें अच्छे से याद नहीं हो जाता। ठीक है, क्योंकि आगे की जो चीजें हैं वो इससे बड़ी हैं, और वो हमें तब पता लगेंगी अगर ये हमारे माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है बेटे, अब एक चीज, एक पॉइंट अब लास्ट आपको बताने जा रही हूँ, वो ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, कि नॉन साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, ठीक है, जिसमें दोनों तरह के फोटो सिस्टम है, याद रखिए अच्छे से कि वो ग्रेना जो है उसकी मेम्ब्रेन के अंदर होती है। ठीक है, ग्रेना की मेम्ब्रेन या थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर होती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कहाँ पर होती है? साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन स्ट्रोमा लैमिले के अंदर होती है, दो एडजेसेंट ग्रेनास को ज्वाइन करता है। ठीक है, याद रहेगा। Non-cyclic photophosphorylation always takes place inside the membrane of the thylakoid or inside the membrane of grana, whereas cyclic phosphorylation always takes place in the stroma lamellae, which attaches the adjacent granas with each other. Okay बेटे, that's all in today's lecture. इतना ही करेंगे अभी, फिर गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, ये फेस कैसे बनाए हुए हैं सभी ने?